हम मौर्यन साम्राज्य के बारे में जान चुके हैं और पोस्ट मौर्यन साम्राज्य के बारे में भी जानकारी ले ली थी। हमने आपको बताया था सुंग के बारे में। उसके बाद हमने सातवाहनास की भी चर्चा कर ली थी और सातवाहनास के बाद किस तरीके से वक्टकाज आते हैं, वो पूरा सेंट्रल एरिया जो सेंट्रल इंडिया का एरिया है, महाराष्ट्र और नागपुर के आसपास के इलाके में, उसकी भी चर्चा हमने स्पष्ट रूप से कर ली थी। मैंने आपको फॉरेन पावर्स के बारे में भी बताया था, इंडो ग्रीक्स के बारे में, इंडो पार्थियंस के बारे में बताया था और हमने सिंथियंस या साकास को भी देखा था। और फाइनली इन सबको देखने के बाद हम कुषाण पे अपनी चर्चा को खत्म करते हैं। आखिरी फॉरेन किंग जिसकी हम बात करते हैं वो कुषाण की, पर्टिकुलरली कनिष्क की चर्चा करेंगे। और कनिष्क जिनके समय पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, इसके बारे में भी हमने आपसे बात करी थी। एडमिनिस्ट्रेशन देख चुके थे, सोसाइटी देख चुके थे, ये सारी चीजें देख चुके थे। आज हम कुषाण के आगे चर्चा चलाने वाले हैं, हम गुप्ता पीरियड को देखने वाले हैं। तो उत्तर में आपको मालूम है कि कुषाणों का राज हुआ करता था। इसके अलावा सातवाहनास जो है वो दक्कन में राज करा करते थे, डेक्कन के इलाकों में राज करा करते। तो दो मेजर पॉलिटिकल पावर्स आपको समझ में आ गए। कहानी इसके आगे इस तरीके से पढ़ने वाली है कि कुषाणस के ही जो फ्यूडिटरीज रहने वाले, सामंत रहने वाले हैं, वो बनेंगे गुप्तास और वो अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करते हैं। कुषाणस जो है वो चाइना से आए थे, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। इंपॉर्टेंट राजा जो कनिष्क है उनके बारे में भी चर्चा की थी। ये जो गुप्तास रहेंगे ये पर्टिकुलरली वैश्य जो एक वर्ण है उससे संबंध रखते थे। आपको मालूम है जो वर्ण है, सबसे पहले हम ब्राह्मण की बात करते हैं, फिर क्षत्रिय की बात करते हैं, उसके बाद वैश्य और शूद्र की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवाहनास ब्राह्मण थे। इसके साथ में हमने वक्टकास के बारे में जब चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था वो भी ब्राह्मण है। हालांकि यहां पर और विस्तार से हम वक्टका राजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज जब हम गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे तो ये वैश्य ओरिजिन के होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मध्य देश का इलाका हुआ करता था, मिडिल गंगेटिक बेसिन, जिसको आप अनुगंगा के नाम से जानते हैं, आज के समय का जो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में, जिसको आप सकिता के नाम से एंशिएंट हिस्ट्री में जानते हैं, और मगध जो बिहार का इलाका है, इस पूरे बेल्ट पर जिसको आप मध्य देश कहते हैं इकट्ठा, उस पर राज हुआ करता था गुप्तास का। इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो आज इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जो जगह है उत्तर प्रदेश में, वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, गुप्तास का हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें एक महान गुप्त राजा समुद्रगुप्त की भी पूरी जानकारी मिलती है और इसी से हमारी जो बात है उसको और ज्यादा पुष्टि होती है, हमारी जो ओपिनियन है उसको और ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इनका जो सील या फिर स्टेट की जो सील रही होगी वो कौन थी? गरुड़। आप गरुड़ जानते हैं, गरुड़ के बारे में आप जानते हैं कि विष्णु जी का जो वाहन है वो भी गरुड़ है और इसके बारे में भी और भी तमाम जानकारी आपको मालूम है गरुड़ के बारे में। एपिग्राफ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाते हैं, हम मौर्यन काल से या मौर्यन साम्राज्य के समय से ही अशोक के जो एपिग्राफ से एडिक्ट्स हैं उनकी चर्चा करते रहते हैं। जो फाउंडर हैं गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के, ये हैं गुप्ता नाम से। तो इनका नाम जो है गुप्ता है, फाउंडर का नाम गुप्ता होने वाला है। बिल्कुल जैसे मौर्यन साम्राज्य के जो फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उस तरीके से गुप्ता साम्राज्य को गुप्त नाम के एक आदमी ने फॉर्म किया था। अब बात करें हम थोड़ा सा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मैप को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। कुषाण नॉर्थ के एरिया में आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ का जो पूरा बेल्ट है ये कुषाण कंट्रोल कर रहे हैं। डेक्कन का जो बेल्ट है वो सातवाहना कर रहे हैं और इन्हीं की जगहों को रिप्लेस कर दिया जाएगा गुप्तास के द्वारा। जो कुषाण हैं उनकी ही सारी जो भी साम्राज्य है उसको रिप्लेस करने का काम करेंगे गुप्तास, जो कि सामंत है कुषाण के। आपको मैंने एक और बात पिछले लेक्चर में बताई थी कि जो कुषाण हैं इनके समय पर इकोनॉमी बहुत गजब की थी। 22 से 23 कैरेट, मतलब लगभग अगर आप सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना जो होता है उसकी प्योरिटी जो होती है वो 100% होती है। 22 से 23% प्योर सोने के सिक्के बनाए गए थे कुषाणों के समय पर। इसका मतलब यह है कि व्यापार या इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही ज्यादा फल फूल रही थी और इसी फल फूलने की जो फायदा है वो मिलता है गुप्तास को। जब गुप्तास के समय आप गोल्डन एज या क्लासिकल एज कहते हैं एंशिएंट इंडिया की, ये पूरा जो ट्रेड रूट्स है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, ये सारी चीजें मिल रही थी और ये गोल्डन एज है, प्रॉस्पेरिटी है। और प्रॉस्पेरिटी होती है तो क्या होता है, एक समृद्ध जगह होने से क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, शानदार पेंटिंग्स बनेंगी। 2 मिनट को आप अगर हर चीज को रखते, अगर आप हाथ में पेन रखें तो पेन को नीचे रख दीजिए। फर्ज करें कि आपकी बढ़िया नौकरी लग जाती है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आप बढ़िया भव्य घर बनाएंगे, घर में बढ़िया सा पेंट कराएंगे और फिर वो पेंटेड दीवारों के ऊपर आपको पेंटिंग्स लगानी होगी। फिर आप बड़े बड़े संगीत के जो
म्यूजिक के अलग अलग गाने होते हैं उनको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी जो लेखक है उनकी किताबें पढ़ने का कोशिश करेंगे, हो सकेगा तो आप मूर्तियां बनवाएंगे, अपनी पेंटिंग्स बनवाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स आपके पास आएंगे, सोने चांदी की ज्वेलरी आपके पास आने वाली है। और आप बातें जब करेंगे तो आप बड़े बड़े ऐसे दिग्गज लोगों से बात करेंगे जिनसे आपको ज्ञान मिलता हो। बिल्कुल वैसा ही गोल्डन एज में होता है। सबसे पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया जाता है, मंदिर बनाए जाएंगे, महल बनाए जाएंगे, पेंटिंग्स नाना प्रकार की बनाई जाएंगी। उसके बाद आप देखेंगे तो संस्कृत लिटरेचर में बहुत अलग अलग प्रकार की किताबें आने वाली है, मृच्छकटिकम एक ड्रामा आने वाला है, इस तरीके से और भी चीजें कालिदास लिखने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट की, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम करेंगे, एस्ट्रोनॉमी में काम करेंगे, स्टोन स्कल्पचर्स बनाए जाएंगे, बहुत सुंदर भव्य स्टोन स्कल्पचर्स आपको देखने मिलेंगे। मेटलर्जी में आपको बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति देखने मिलने वाली है, मेटल वर्क जो है वो शानदार होने वाला है। और साथ में फिलोसफीज आने वाली है, हम न्याय विशेषिका सांख्य दुनिया भर की जो बातें करते हैं वो सारी फिलोसफीज भी इसी समय आने वाली है। जिंदगी में याद रखें, जब शांति होती है तभी समृद्धि आती है, तो शांति फॉलो समृद्धि। इकोनॉमी बहुत शानदार थी, तो इकोनॉमी से एम्पायर बहुत शानदार बन रहा था, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया था। नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो पॉलिटी स्टेबल है, क्योंकि एक ही राजा है और कहीं पर भी तख्ता पलट नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग राजा है। व्यापार में फायदा हो रहा है, क्योंकि जो सिल्क रूट है उस पर कुशांस का कंट्रोल था, बाद में गुप्तास का कंट्रोल होने वाला है। साथ में आप देखने वाले हैं समाज जो है उसमें व्यवस्था में बहुत ज्यादा शांति है, क्योंकि सब फिक्स है, सब अच्छा खासा बना हुआ है, तो कोई दिक्कतें थी नहीं। इसकी वजह से गोल्डन एज एंशिएंट इंडिया में आई थी। और ये जो फैक्टर्स हैं आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्तास के समय ही पर गोल्डन एज क्यों आई थी। जो गुप्ता के फाउंडर हैं, जैसे गुप्ता डायनेस्टी अगर हम बात करें तो महाराज गुप्त या फिर श्री गुप्त नाम से ये फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, और इनके बारे में हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उससे जानकारी मिलती थी। और इसके बाद उनके जो बेटे थे घटोत्कच, इन्होंने इस जो पूरी गुप्ता साम्राज्य उसको आगे बढ़ाया, और दोनों ही टाइटल लेते हैं महाराजा का। तो महाराजा का जो टाइटल लिया जाता है सबसे पहले श्री गुप्त के द्वारा लिया जाता है, उसके बाद उनके जो बेटे थे घटोत्कच उनके द्वारा लिया जाता है। गुप्तास के समय पर आप देखेंगे तो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट होता है, और आर्किटेक्चर और आर्ट अपनी एपोजी में अपनी चरम पर पहुंच जाता है। इसके नायाब एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है ये पिलर। कुतुब मीनार आप कभी भी जाएंगे तो आपको ये पिलर देखने मिलेगा, पिछले 1500 साल से ये ऐसा ही है और इसमें जंग नहीं लगी है, जो कि आज भी साइंटिस्ट को परेशान कर देता है कि ऐसी कैसी मेटलर्जी है, ऐसी कैसी अलॉइंग टेक्निक है कि 1500 साल हो गए और इसमें जंग नहीं लग रहा है। लेकिन आपको इससे एक बात और समझ में आ जाती है कि 1500 साल में कितना एडवांसमेंट आ गया टेक्नोलॉजी में कि आज भी इस चीज को आप अचीव नहीं कर पाते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आज भी आप देखते हैं तो जंग लग जाती है, पर यहां पर कोई जंग जैसी चीज नहीं हो रही है। तो एक गजब का अचीवमेंट है जिसके बारे में आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट सोच रहे हैं। यहां पर देखें आप गुप्त साम्राज्य को किस तरीके से फैला हुआ है, पाकिस्तान के इलाके, अफगानिस्तान के कुछ इलाके, और यहां पर आप देखेंगे तो असम का भी इलाका है, बंगाल का भी इलाका है, और साउथ में वक्टकाज है, ये आपको देखना जरूरी है। डेक्कन का इलाका जो नागपुर और आसपास के जो इलाका है विंध्यास के नीचे का, उसमें आपको वक्टकाज दिख रहे हैं। सातवाहनास को रिप्लेस किया गया था वक्टकाज के द्वारा, और कुषाण को रिप्लेस किया गया था गुप्तास के द्वारा। तो ये गुप्त साम्राज्य का पूरा आप देख पा रहे हैं मानचित्र, कहां तक फैले हुए थे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैपिंग से उनके एक्सपेंशन के बारे में आप जान सकते हैं। अब इतनी सारी बातें हम बताते हैं, और हमेशा मैं आपसे ये कहता हूं कि आखिर मुझे कहां से पता चल रही है बातें। तो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, मत्स्य पुराण, इन सारी पुराणों से हमें जानकारी मिल जाती है गुप्तकाल के बारे में। कमंदका नित्सारा लिखी गई थी शिखर के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त टू के। इन्होंने जो ये किताब लिखी है कमंदका नित्सारा, इससे भी हमें जानकारी मिल जाती है। उस समय की तो जो किताबें हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। जैसे आप देखते हैं, मैं आपको जब पहला लेक्चर था तब भी मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है, तो हो सकता है उसके घर आप जाए तो उसकी पर्सनल डायरी या जर्नल आपको देखने मिल जाए। और जैसे ही डायरी या जर्नल आपको देखने मिलेगी तो आप समझ जाएंगे कि ये आदमी क्या सोचता था, क्या करता था, किस समय क्या करता था, इसकी जीवन शैली, दिनचर्या, सारी जानकारियां। और उसी तरीके से आपको लिटरेरी सोर्सेज से ये जानकारी मिलती है। फिर काव्य नाटक लिटरेचर लिखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे काव्य, बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे जाते हैं जिनसे आपको पता चलता है। जैसे चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखे गए थे विशाख दत्त के द्वारा। शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम। कालिदास ने एक प्ले लिखा विक्रम उर्वशिया। फिर उसके बाद प्रवार सेना जो है वो सेतुबद्ध काव्य लिखते हैं, सेतुबंध काव्य।
विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखते हैं और एक ट्रैवलर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपको, फाहीन नाम के ये ट्रैवलर, जो कि 62 साल के एक बूढ़े थे जब इन्होंने अपना ट्रैवल चालू किया था। और ये आए थे क्योंकि बुद्धा की जो किताबें थी उनके बारे में भरपूर नॉलेज नहीं थी चाइना में, और वहां से ट्रैवल करके आते हैं इंडिया और यहां से फिर वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ले जाते हैं। ट्रांसलेशन सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे और जो भी तमाम चीजें करनी पड़ती है हर चीज करते हैं और फिर ये ट्रैवल अकाउंट लिख के वहां पहुंचते हैं। ये गुप्त काल में आए थे, इसलिए इनकी जो ट्रैवल अकाउंट है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इब्न बतूता का ट्रैवल अकाउंट इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत की जानकारी के लिए। इसके बाद बात आती है कि इंस्क्रिप्शंस भी तो थे। हमने बात की, पिछली बार भी बात की, उसके पहले भी बात की कि हर समय पत्थर के ऊपर कुछ चीजें उखेरी गई थी जिससे हमें जानकारी मिलती है, या फिर किसी आयरन पिलर के ऊपर, जैसे महरौली का जो आयरन पिलर है उसमें चंद्रगुप्त वन की जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में लिखा है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वहां पर आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के जो भी अचीवमेंट्स थे उनके बारे में लिखा था। उदयगिरी केव्स में जाएंगे तो वहां पर इंस्क्रिप्शन है, मथुरा की स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, सांची स्तूप जो है उसके आसपास जो स्टोन्स हैं उनके इंस्क्रिप्शंस हैं, भितारी पिलर का इंस्क्रिप्शन है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें पुष्यमित्र या फिर यदुवास या फिर युद्धवास कहते थे जिनको, और हुंस से जब लड़ाई हुई थी उसके बारे में जानकारी है। स्कंदगुप्त के साथ ये लड़ाई हुई थी और भितारी पिलर में इसके बारे में भी भरपूर आपको जानकारी मिल जाने वाली है। तो ये तमाम जानकारियां ही पुष्टि करती हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा सटीक और स्पष्ट है। कालिदास ने विक्रम उर्वशिया लिखी और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी, ये दोनों बातें आपको याद रखनी। ये सारे जो काव्य या फिर ये सारी जो रचनाएं हैं ये हो रही हैं कब? गुप्त काल में। ये देखिए आप उदयगिरी के केव्स हैं, कभी आप जाएंगे तो आपको 12 अवतार देखने मिलेगा, जिसमें यहां पर आप देखें ध्यान से तो ये पृथ्वी है जिसको विष्णु जो है वो अपने 12 अवतार में पृथ्वी को अपने जो दांत हैं, बाहरी दांत जो होते हैं उन दांतों में फंसाए हुए हैं और पाताल से बाहर निकाल रहे हैं। ये पूरे देव देवता खड़े हैं और ये सब जो है वो जय जयकार कर रहे हैं विष्णु देव की, जिन्होंने धरती को पाताल लोक से बाहर निकाल लिया है। तो ये पूरा जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसको स्कल्पचर्स के फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपको उदयगिरी में देखने मिलेगा। सांची में अगर आप जाएंगे तो सांची के जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है उससे भी आपको जानकारी मिलेगी। सांची आप जाएंगे तो सांची सातवाहना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अशोक के समय के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में आप देखें तो गुप्त काल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये जगह, सांची के स्टोन इंस्क्रिप्शंस। ये सांची का जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, सांची का जो तोरण है वो तोरण के ये पिक्चर आपके सामने है। आप देखेंगे इस तरीके से स्तूप है, स्तूप के चारों तरफ इस तरीके से एंट्री गेट्स बनाए गए, जिनको आप एंट्री गेट्स के ऊपर जो नक्काशियां होती है उसको आप तोरण कहते हैं, और यही आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर भी आपको इंस्क्रिप्शंस देखने मिलेंगे गुप्त काल के। अब लिटरेरी सोर्स है, काव्य है या फिर ड्रामा है, और इसके बाद इंस्क्रिप्शंस हैं। इसके साथ और भी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं, जैसे कि सिक्के मिलेंगे, जैसे कि मंदिर बनाए गए, जैसे कि कुछ सील्स हमें प्राप्त होती हैं। जैसे आप देखें ध्रुव स्वामिनी जो कि चंद्रगुप्त टू की रानी थी, उनकी सील मिलती है, और दूसरे तमाम ऑफिसर्स की भी सील आपको देखने मिलने वाली है इसी समय की, जो हमें इस समय के बारे में जानकारी देती है। याद करिए हमने पिछले लेक्चर में बात करा था कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन शुरू हो जाता है। इसके पहले हम जब बात करते थे तो हमने कभी नहीं कहा कि फला मंदिर फला राजा ने बनाया, लेकिन आप देखने वाले हैं गुप्त काल में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो और ज्यादा अपने चरम पे पहुंचता है, और गुप्त काल में ही सही मायने में मंदिर बनना चालू हो जाते हैं। इसके पहले जो पूजा करी जाती थी उसमें मूर्ति पूजा कम होती थी, हालांकि उस समय भी जो त्रिदेव हैं जिसमें आप जानते हैं बहुत अच्छे से रुद्र, विष्णु और प्रजापति या फिर ब्रह्मा को, तो ये तीनों भगवान जो हैं वो पूजे तो जाते थे, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या फिर मंदिर जैसी चीजें, मंदिर जैसी व्यवस्थाएं कम थी। पर आप देखने वाले गुप्त काल में विष्णु टेम्पल तिगावा में बनाया जाएगा, उसके बाद शिव टेम्पल बनाया जाएगा बुमारा में। ये सारे जो मध्य प्रदेश के मैं आपको टेम्पल बता रहा हूं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे नचना कोठारा टेम्पल है, पार्वती टेम्पल जिसको आप जानते हैं। बुद्ध श्राइन सांची में और बोध गया में बनाया जाएगा। उसके अलावा 10 अवतार टेम्पल बनाया जाएगा देवघर उत्तर प्रदेश में, जो कि आज आप देखने वाले हैं तो काफी ज्यादा आसपास पड़ जाता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर के। आगे चर्चा बढ़ाएं तो सिक्के भी मिलते हैं। लगभग हर गुप्त काल के राजा ने सिक्के बनवाए हैं, और ये जो सिक्के इशू करे गए थे उनमें अपने अपने प्रेफरेंस के अनुसार चीजें डाली गई। कहीं भगवान की, कहीं आप देखने वाले तो शेर की, कहीं लिरिसिस्ट की, कहीं अश्वमेध यज्ञ की, या फिर आर्चर टाइप की वीणा बजाते हुए, उससे नाना प्रकार के इन्होंने सिक्के बनवाए थे। टाइगर टाइप, लिरिस्ट टाइप, अश्वमेध यज्ञ टाइप, आर्चर जिसमें तीर कमान लिए हैं, छत्र टाइप और लॉयन स्लेयर टाइप, मतलब शेर को मारते हुए। इस तरीके से नाना प्रकार के सिक्के हर राजा ने अपने अनुसार, अपनी जरूरत और अपनी सूझबूझ के अनुसार बनवाए थे।
विष्णु टेम्पल देखें जो तिगावा में है आपके मध्य प्रदेश में, ये एक इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है जो गुप्त काल में बनाया गया। हालांकि बहुत से टेम्पल ऐसे हैं जिनको तहस नहस किया गया था कॉलोनियल टाइम्स पे। शिवा टेम्पल ये आपको बुमारा मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण टेम्पल है पार्वती टेम्पल ऑफ नशना कोठारा। इसके बाद एक और टेम्पल की हम बात कर ले तो वो टेम्पल है आपका बुद्ध श्राइन जो सांची में बनाया गया है विदिशा के पास में, और बोध गया में जो बुद्ध श्राइन है वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी डेवलपमेंट जो आते हैं आपके वो गुप्त काल में आ रहे हैं। 10,000 टेम्पल बनाया जाता है देवघर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जिससे हमें जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री की और गुप्त काल की। चर्चा करें हम कि गुप्त राजाओं की क्या हायरार्की थी। सबसे पहले आने वाले हैं चंद्रगुप्त वन 319 से 334 तक, 319 टू 334 एडी। अब हम आ गए एनो डोमिनी पे या फिर कॉमन एरा पे। पूरा गुप्त काल जो है वो 319 से लेके 540 तक चलने वाला है। यहां पर अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए क्योंकि हमें मालूम है जरा सा टाइमलाइन बहुत दिनों से मैंने रिवाइज नहीं करी, तो आपके लिए मैं बता देता हूं। यहाँ 0 पे हम खड़े हैं, यहां से हमने चालू किया था, याद करिए हम पेलियोलिथिक एज को चालू कर रहे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन देख ली थी, अशोका और मौर्यन साम्राज्य भी देख लिया था, और धीरे धीरे जब हम यहां आ गए थे पोस्ट मॉडर्न टाइम से, अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर आप 2022 में खड़े हैं। और ये जो पूरा एक्सपेंशन है, ये जो पूरी बात करी गई, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, अब ये मैं कॉमन एरा में आ गया हूं, कॉमन एरा की चर्चा हो रही है। इसके पहले की जब मैं बात करता था तो आपसे ये कहता था कि ये बिफोर कॉमन एरा है, ये बिफोर क्राइस्ट है। तो 319 से 540 मोटे तौर पे देखें तो 200 साल का इनका साम्राज्य रहने वाला है। अब यहां पर देखें चंद्रगुप्त वन आते हैं 319 से 334 तक के लिए, फिर समुद्रगुप्त आएंगे 335 से 380, चंद्रगुप्त 2 आने वाले हैं 380 से 414 के लिए, और फिर कुमारगुप्त और फाइनली स्कंदगुप्त 455 से 467, 455 से 467 एडी तक के लिए स्कंदगुप्त रहने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण राजा हैं, हालांकि इसके बाद भी बहुत राजा रहे, जैसे पुरुगुप्त और भी बहुत से गुप्त राजा रहे, लेकिन वो कमजोर या फिर वीक सक्सेसर्स में गिने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होल्ड जिन्हें एम्पायर पे रखी है उनके आपको नाम याद रखने, तो 5 राजा हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम सबसे पहले राजा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजा का नाम है चंद्रगुप्त वन, जो कि पहले महत्वपूर्ण राजा रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी के। और सही मायने में श्रीगुप्त के बारे में और घटोत्कच के बारे में तो हमने पढ़ दिया, लेकिन सही मायने में अगर कोई गुप्ता साम्राज्य का फाउंडर है तो उसको या फिर उसका जो श्रेय है वो जाना चाहिए चंद्रगुप्त वन को। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर एक्चुअल फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। इन्होंने ही पहली बार, इसके पहले जो टाइटल था वो महाराजा का था, लेकिन इन्होंने पहली बार टाइटल लिया महाराजाधिराज, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, इस तरीके का इन्होंने टाइटल लिया था। लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के साथ ये शादी करते हैं, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस का जो कॉन्सेप्ट था उसको ये चलाने वाले। जिस तरीके से आपको मालूम है हमने बात करी थी मगध साम्राज्य की, तो वहां पर अजातशत्रु के जो पिता हैं बिंबिसार, उनकी चर्चा करी थी, वो भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस में विश्वास रखते थे, और इसी तरीके से चंद्रगुप्त वन जो है वो भी विश्वास रखेंगे मैट्रिमोनियल अलायंसेस में। साउथ बिहार, झारखंड, इसके अलावा जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, साकेत और प्रयाग का इलाका है, वहां पर इनका साम्राज्य हुआ करता था। 319 से 320 के आसपास आप देखेंगे तो गुप्ता सम्मत का जो एरा है ये शुरू हो जाता है। इनके एक्सेशन के समय ही ये समय माना जाता है। गोल्ड कॉइन्स इशू करा गया दिनारास के नाम से या दिनार के नाम पे, वो इशू करने का काम भी चंद्रगुप्त वन ही करते हैं। और इस पर्टिकुलर दिनार में अगर आप देखेंगे तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त का फिगर आपको देखने मिलेगा। जैसा इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो राजा हैं वो अपने हिसाब से अपना जैसे देखने को या फिर अपने हिसाब से जो सिक्के उनको समझ में आते थे वैसे बनवाते थे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त वन जो है वो अपनी बीवी कुमार देवी और चंद्रगुप्त दोनों अपने साथ में फिगर्स बनवाएंगे उस सिक्के में। मेहरौली का जो आयरन पिलर है इसमें भी इन्हीं के कॉन्क्विस्ट के बारे में, इनकी जीत के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जो कि पिछले 1500 सालों से रस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद इनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त नाम से। चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त आने वाले हैं और ये और ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इनकी यूलॉजी या फिर तारीफें लिखी है कि किस तरीके से इन्होंने जगहों को जीता, किस तरीके से इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये सारी जानकारियां आपको वहीं से मिलेगी। ये विष्णु पूजक थे, वैष्णविज्म को फॉलो करा करते थे, और साथ में जो एक ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क है वसुबंधु, इसके भी बहुत ज्यादा पेट्रन थे, इसको भी बहुत ज्यादा पेट्रनाइज करा करते थे। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में काफी स्पष्ट रूप से लिखा गया समुद्रगुप्त के बारे में, और ये लिखने का काम किया है उनके कोर्ट के स्कॉलर, उनके कोर्ट के मिनिस्टर या फिर उनके कोर्ट के पोएट हरिसेना ने। क्लासिकल संस्कृत में आपको ये पूरा अकाउंट या फिर ये पूरी प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर पर मिलने वाली है, और ये समुद्रगुप्त के राइन की जो भी डिटेल्स हैं उन सबको स्पष्ट करती है।
प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि 8 राजाओं को जो कि आर्यवर्त के थे उनको जीता गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। इलाहाबाद पिलर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बताते हैं कि कम से कम 12 रूलर्स को साउथ में इन्होंने हराया था। दक्षिण पथा में जो थे इन्होंने साउथ इंडिया में एक एक्सपेडिशन किया और वहां पर इन्होंने रूलर्स को हराया। हालांकि उसके बाद भी इनकी जो पॉलिसीज थी साउथ इंडिया को लेकर वो हटके थी, इन्होंने उनको खत्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना ही इनके किंगडम्स को एनेक्स किया, बस उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे। तो नजराने लेंगे और इनको राज करने देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ किया था। ये आप देख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति इस तरीके से दिखता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिसेना, जो कि इनके स्कॉलर पोएट थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो हरिसेना का नाम भी याद रखना है क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ मैं बार बार आपको बताता हूं, फिर से बताता हूं कि एक घोड़ा लिया जाता है और उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है खुला, जाओ घूमो। अब वो घोड़ा जहां भी घूमने जाता है, जितनी दूर भी जाता है, वो अपनी जगह है, लेकिन उस घोड़े को अगर कोई गलती से रोक लेता है तो अब उसको राजा की फौज से लड़ना पड़ेगा। और इस तरीके का काम वही कर सकता है जिसको फुल कॉन्फिडेंस हो कि मेरे घोड़े को कोई रोकेगा नहीं, या फिर सब जानते हो कि ये किस राजा का घोड़ा है। जो उन घोड़ों को रोकते नहीं थे उन सारे राजाओं को बुलाया जाता था और अश्वमेध यज्ञ में वो साइड में बैठा करते थे, गिफ्ट लेके आया करते थे, और जो गलती से उस घोड़े को रोक लेता था उसको लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ता था। तो इस तरीके से पूरा सेटअप हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ का। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद फिर समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ टाइप कॉइन्स को इशू कराते हैं जो कि सोने और चांदी में थे, जिसमें अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से रेस्टोरर ऑफ अश्वमेध का जो लेजेंड है वो लिखी हुई थी इस सिक्के में। समुद्रगुप्त सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, एक ऐसे राजा नहीं थे जो कि साम्राज्य जीत के साम्राज्य को एक्सपेंड कर रहे हैं, बल्कि वो एक कवि भी थे। मतलब अपने आप में वो पोएम भी लिखा करते थे, म्यूजिक या फिर म्यूजिशियन भी थे, कहा जाता है वीणा बजाते थे, और इसके साथ में ये सीखने में भी बहुत ज्यादा रुचि रखते थे, पैटर्न ऑफ लर्निंग भी थे। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। हालांकि ये बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है क्योंकि आप जानते हैं कि नेपोलियन काफी लड़ाइयों में हारे। मोटे तौर पे देखें तो 2 बड़ी लड़ाइयों में ये हारते हैं नेपोलियन, और उनका अंत बड़ा खराब होता है। पर यहां समुद्रगुप्त को अगर आप देखें तो ये लड़ाइयों में हारते नहीं है। तो या तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को ज्यादा अच्छे से नहीं जाना, या फिर विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन को अच्छे से नहीं जाना, इसीलिए नेपोलियन ऑफ इंडिया कह देते हैं। हालांकि ये बात कहीं से कहीं तक मैच करती नहीं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो धर्म प्रचार बंधु के नाम पे भी इनको लिखा जाता है, उस इंस्क्रिप्शन में संबोधित करा जाता है धर्म प्रचार बंधु के नाम से। श्रीलंका के राजा को यही परमिशन देने वाले हैं, समुद्रगुप्त परमिशन देने वाले हैं कि आओ और बोधगया में मोनेस्ट्री बनाओ। तो मेघवर्मन नाम का जो राजा था श्रीलंका का, उसको परमिशन दी जाती समुद्रगुप्त के द्वारा कि तुम आ सकते हो और बोधगया में मोनेस्ट्री बना सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है श्रीलंका में तब तक मौर्यन काल के बाद बुद्धिज्म फैल चुका था, थेरावादा बुद्धिज्म था, और इसी वजह से बोधगया में वो एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे। ये देखिए अश्वमेध यज्ञ की पूरी व्यवस्था है कि राजा जो है वो यज्ञ कुंड के सामने बैठ के आहुति देता रहेगा, और उसी समय बाय द सेम टाइम उनका जो राजा का घोड़ा है वो दौड़ता रहेगा, जहां तक दौड़ेगा वहां तक का साम्राज्य राजा का हो जाने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि अगर राजा के घोड़े को कोई रोक रहा है तो कहीं ना कहीं राजा की जो पावर है उसके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। तो ये कदम तभी उठाए जाते थे जब राजा को पता रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि मैं सफिशिएंटली पावरफुल हूं और अब मुझसे कोई पंगा नहीं लेने वाला है। चंद्रगुप्त 2 आने वाले हैं समुद्रगुप्त के बाद, जो तीसरे राजा हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। ये साकास को हराने वाले जो वेस्टर्न रीजन है, गुजरात है, काठियावाड़ है और मालवा का जो वेस्टर्न इलाका है, पश्चिमी इलाका है मालवा का, वहां पर ये साकास के एक्सपेंशन को रोकने वाले हैं। साकारी का ये टाइटल लेंगे, मतलब साकाओं को जो हराता है, साकाओं की जो चैन को हर लेता है साकारी, उस तरीके से डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास का टाइटल ये लेने वाले हैं। विक्रमादित्य का भी ये टाइटल लेंगे और उज्जैन से रूल करने वाले हैं। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि साकास को हराने का काम, उसके बाद विक्रमादित्य का टाइटल लेके उज्जैन में रूल करने का काम करेंगे। यही वो समय था, यही वो पीरियड था जो कि गुप्ता डायनेस्टी का वाटरमार्क पीरियड बन जाता है। उदयगिरी इंस्क्रिप्शन जो विदिशा मध्य प्रदेश में है और सांची की इंस्क्रिप्शन से हमें इस प्रकार की जानकारी मिल जाती है चंद्रगुप्त 2 के बारे में। ये भी बिल्कुल समुद्रगुप्त की तरह, अपने पिता की तरह मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने वाले हैं नागाज और वक्टकास के साथ। वक्टकास आपके डेक्कन में मिल जाएंगे और नागाज जो है आपको मिल जाएंगे ईस्ट में। इनके साथ में अच्छे खासे व्यवहार बनाने वाले हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने वाले हैं, वही मामा भांजे वाला रिश्ता बनाने वाले हैं। इसके साथ में ये परम भगवता का टाइटल एज्यूम करेंगे।
वहां पर आपने देखा महाराजा, फिर महाराजाधिराज, उसके बाद अब आप देखने वाले हैं परम भगवता का टाइटल। रुद्र सिम्हा थ्री, जो कि एक साका क्षत्रप के रूलर थे काठियावाड़ पेनिनसुला के, उनको मारा जाता है चंद्रगुप्त टू के द्वारा। तो साकास को कंट्रोल करना और शाकास को डिस्ट्रॉय करने का इनका काम था। और ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने चांदी के सिक्के बनवाए, और चांदी के सिक्के में आप देखने वाले शेर का फिगर था, जो कि साका कॉइन्स से काफी ज्यादा सिमिलर था। तो जो साका कॉइन्स में जो पैटर्न हुआ करता था उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और चांदी का सिक्का जिसमें शेर का फिगर है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। यहां पर देखें चंद्रगुप्त टू इस तरीके से सिक्के बनाया करते थे, घोड़े पे बैठे हैं, और ये सोने का सिक्का, इसी तरीके के चांदी के सिक्के भी इन्होंने बनवाए थे। ये जो चांदी के सिक्के हैं इसी तरीके के सिक्के बनवाया करते थे। आप देखेंगे उस टाइम पर जो सिक्के हैं वो आज के सिक्के से आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा हमारे सिक्के बड़े साफ साफ हैं। 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का आप देखें, 10 रुपए का देखें, बड़ा साफ सुथरा रहता है, प्रॉपर सर्कल लेने वाला है। लेकिन उस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये पंच मार्क्ड कॉइन्स है, पंच से ये सिक्के बनाए जाते थे। एक लोहे का इस तरीके से होगा, उसको चांदी पर पीटते थे तो ये निशान आ जाते थे। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स की टेक्निक यूज करी जाती थी, जिसकी वजह से जो सफाई है सिक्कों में वो नहीं आती थी, क्योंकि कास्टिंग टेक्निक से सिक्के नहीं बनाए जा रहे हैं। चंद्रगुप्त टू के बारे में हमें जानकारी महरौली इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो महरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलती है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज है। चंद्रगुप्त टू ने किस तरीके से वलिकास जो बैक्टीरिया के थे उनको हराया। सप्त सिंधु, जो आपको मालूम है कि 7 नदियां हैं, उनको क्रॉस करके ये जाते हैं और बैक्टीरिया के इलाके में वलिकास को हराते हैं। साथ में इनकी कोर्ट में नवरत्नास भी आपको देखने मिलेंगे, 9 जूल्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें कालिदास है, अमर सिन्हा है, धनवंतरी, बारामिहिर, अरारुचि, घटकर्णा, चप्रनक, वेलभट्ट और शंकु। ये 9 लोग रहने वाले हैं चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में। इसके अलावा चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क जो फाइन है वो भी आते हैं जब, तो इसी समय पर इनकी कोर्ट को विजिट करते हैं। ये पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी, बोधगया, इन सारी जगहों को भी विजिट करने वाले हैं फाइन। तो फाइन के बारे में आपको पता चल रहा है, और इसके साथ में जो जगहें मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी जगहें जो बुद्धिस्ट या फिर बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय पर, उन सारी जगहों को विजिट करते हैं फाइन। गंगेटिक वैली को फाइन लैंड ऑफ ब्राह्मणिज्म कहते हैं, क्योंकि इस समय आपको मालूम है जो गुप्ताज है वो ब्राह्मणिज्म को तो नहीं, सही मायने में कहें हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे और विष्णु पूजक थे। विष्णु पूजक, शिव पूजक, किस वजह से आप देखने वाले हैं कि जो गंगेटिक प्लेन रहने वाला है वहां पर हिंदुइज्म का ज्यादा बोलबाला रहेगा। हालांकि इसके अलावा जो जगह थी वहां पर बुद्धिज्म अच्छे खासे तरीके से अच्छे खासे फॉलोअर्स हुआ करते थे। साथ में फाइन के रिकॉर्ड से ही हमें रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता है गुप्त काल के। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें फाइन के रिकॉर्ड्स या अकाउंट से पता चलती है, उनके ट्रैवल लॉग से पता चलती है। फाइन कहीं पर भी चंद्रगुप्त टू जो नाम है उसको मेंशन नहीं करते अपने ट्रैवल लॉग में। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। बार बार मैं आपको आयरन पिलर दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल किंग्स की जानकारी जो गुप्त काल के थे वो आपको देखने मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें हम एक और इंपॉर्टेंट किंग के जो कि गुप्त काल के हैं, उनका नाम है कुमार गुप्त वन। करमदंद जो फैजाबाद इंस्क्रिप्शन है वहां पर आपको किंग कुमार गुप्त वन के बारे में जानकारी मिलती है, जो 4 ओशन के राजा हैं इस तरीके से बताया जाता है। और मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है वहां पर भी आपको जानकारी मिलती है, सारी धरती के जो राजा है इस तरीके से लिखा गया उनके लिए, रूलर ऑफ ऑल अर्थ। ये जानकारी जो है आपको यहीं से मिलती है मंदसौर के इंस्क्रिप्शन से। इसके बाद कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो दामोदरपुर में मिलते हैं वहां पर महाराजाधिराज का टाइटल भी इनको दिया जाता है। बिलसाद एटा का जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर भी कुमार गुप्त का नाम मेंशन किया गया है। अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा भी परफॉर्म किया गया था, और साथ में ये टाइटल लेते हैं अश्वमेध महेंद्र या फिर महेंद्र आदित्य का टाइटल इनके द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा इनको शक्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता था। शक्र आदित्य भी एक इंपॉर्टेंट टाइटल था जो कि रिलेटेड था कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। इसके साथ में आप देखने वाले हैं वो शिव पूजक थे, और कुमार गुप्त जो है वो कार्तिकेय टाइप कॉइन्स भी इशू करते हैं जिसमें मोर का फिगर होता है। आपको मालूम है शिव जो एक गॉड है जिनको आप रुद्र के नाम से भी जानते हैं, उनके बेटे हैं एक गणेश हैं और दूसरे कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय का जो वाहन है वो है पिकॉक, और इसी तरीके से जो पिकॉक है इसको बना दिया गया था फिगर हर सिक्के में कार्तिकेय टाइप ऑफ कॉइन्स में, जो कि इशू करे गए थे कुमार गुप्त के द्वारा। तो कुमार गुप्त की सारी अचीवमेंट्स भी आपको याद रखनी है, यहां से भी सवाल बनते हैं। ये कुछ रिमेन्स हैं। आज नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी सी दिखती है, लेकिन उस समय कहा जाता है कि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जो कि अपने आप में काफी ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन थी। अलग अलग जगहों से, देश और दुनिया से अलग अलग जगहों से लोग आते थे, स्कॉलर्स और टीचर्स आते थे। रहने की भी व्यवस्था बहुत ही ज्यादा भव्य थी, और इसमें अकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा था।
साथ में कहा जाता है कि इसका एंट्रेंस भी एक अलग तरीके से लिया जाता था और बहुत कम लोग हैं जो कि एंटर कर पाते थे नालंदा में, वहां पर पढ़ने के लिए बहुत कम लोग जा पाते थे। स्कंद गुप्त की बात करें, इसके बाद कुमार गुप्त के बाद जो आने वाले हैं वो है स्कंद गुप्त, जो कि कुमार गुप्त के बेटे हैं और ये काफी ज्यादा वीरता के साथ लड़ने वाले हैं और हुंस को हराने वाले हैं। हुंस को हराने का जो काम है वो स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स में कहीं ना कहीं हुंस जो है वो एक्सपेंड करना चालू कर दिए थे। साथ में पुष्यमित्रास या फिर युद्ध मित्रास कहा जाता है जिनको, इनको भी हराया गया था। और भितारी जो पिलर इंस्क्रिप्शन है गाजीपुर यूपी में, वहां पर हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से स्कंद गुप्त और युद्ध मित्रास की लड़ाई हुई थी। सुदर्शन लेक, इसके बारे में बार बार चर्चा होती रहती है। आपको पता है सुदर्शन लेक को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सही मायने में उनके ब्रदर इन लॉ ने बनाया था। उसको कंस्ट्रक्ट करा गया, बाद में आप देखते हैं उसको रिपेयर करा जाता है। तो इसको रिपेयर करने का काम भी एक बार कुशाना के समय होता है और उसके बाद फिर से एक और बार रिपेयर करने का काम कराया जाता है स्कंद गुप्त के समय पर। जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इस चीज के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इस लेक को इसलिए भी रिपेयर कराया जाता है क्योंकि इरिगेशन के लिए लेक काफी इंपॉर्टेंट था, और इरिगेशन अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा, और एग्रीकल्चर अच्छा तो टैक्सेस जो है वो तगड़े मिलने वाले हैं। गुप्ता एम्पायर जो है वो स्कंद गुप्त के बाद जो राजा आते हैं उनके साथ में ही धीरे धीरे डिटेरिएट और डिक्लाइन होता है, कमजोर होता जाता है। और आखिरी जो गुप्ता रूलर थे उनका नाम विष्णुगुप्त था, जो 540 से 550 10 साल के लिए राज करने वाले हैं। उसके बाद गुप्तास की बात जो है वो खत्म हो जाती है, डायनेस्टी खत्म हो जाने वाली है। स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त आते हैं और इस तरीके के वीक सक्सेसर आते जाएंगे और फाइनली फिर खत्म हो जाने वाला है विष्णुगुप्त के साथ गुप्ता साम्राज्य। ये देखिए भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि आपको गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यहां पर स्कंद गुप्त और युद्ध मित्रास की पूरी जानकारी दी गई है इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में। चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और अब सारे राजाओं से आप मुखातिब हैं। सारे राजाओं के बारे में आपको भरपूर जानकारी हो गई है। आपको पता चल गया है कि कौन से राजा ने क्या किया, कब किया, कैसे किया और कौन से सिक्के किसने बनवाए। एक प्रिलिमिनरी बेसिक नॉलेज और एक अप्रोच आपके पास आ चुका है। अब हम देखने वाले हैं सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आप देखें जो गुप्ता किंग्स हैं वो किस तरीके से हैं। वो बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे, जैसे परम भट्टरका या फिर महाराजाधिराज या फिर परमेश्वर या फिर सम्राट या फिर चक्रवर्ती। तो भारी भारी टाइटल्स लेने का काम है जो गुप्तास के द्वारा करा जाएगा। और गुप्तास जो है वो दूसरे राजाओं की तरह अपने आप को भी, अगर उनको रूल करना था इतना बड़ा साम्राज्य, तो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। और इन ऑफिसर्स में आप समझ सकते हैं एक थे कुमार अमात्यास। इसके साथ में अलग ऑफिसर्स भी रहेंगे जिनको अधिकारनाश भी कहा जाता था। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पूरा जो उनका किंगडम था उसको भुक्ति या प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया था विषय में। और ये सारे जो एडमिनिस्टर करे जाते थे, जैसे विषय की बात करें तो इनको एडमिनिस्टर करा जा रहा था उपारिका और विषयपति के द्वारा। तो भुक्ति जो है उसमें उपारिका हेड होगा और जो आपका विषय है उसमें विषयपति हेड होगा। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, भुक्ति और उसका जो लीडर है या फिर हेड है उपारिका, और विषय जो है उसका विषयपति हेड होने वाला है। किंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर काउंसिल असाइन करता था जिसमें चीफ मिनिस्टर होंगे। चीफ मिनिस्टर के बाद आप देखने वाले सेनापति भी होंगे, कमांडर इन चीफ जो आर्मी को मैनेज करेंगे, और उसके साथ में जो दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो भी होने वाले हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपको मालूम है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना बड़ा किंगडम उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड ब्यूरोक्रेसी होती है। जैसे मौर्यन साम्राज्य काफी बड़ा था तो उनके अंदर जो सोफिस्टिकेशन था वो भी बहुत ज्यादा था। ब्यूरोक्रेसी काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हुआ करती थी क्योंकि किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा था। अफगानिस्तान से आप देखें तो म्यांमार तक का एक्सपेंशन अगर लाया है तो उसके साथ में आपको ब्यूरोक्रेसी भी हैंडल करनी। हालांकि मॉडर्न साम्राज्य जितनी इलेबोरेट ब्यूरोक्रेसी यहां पर नहीं रहने वाली है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी रहेगी। फाहीन के जो अकाउंट है इसमें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी जानकारी हमें मिलती है। स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती थी इंडिविजुअल की लाइफ में। जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो अलग है और स्टेट का जो काम है वो अलग है। इंटरफेरेंस मिनिमम या ना के बराबर था। साथ में आप देखें तो बढ़िया रोड बनाई गई थी, एफिशिएंट रोड का सिस्टम था और सेफ्टी भी बहुत थी ताकि ट्रैवलर्स को कोई दिक्कत ना हो। और ये भी फाहीन के बारे के जो ट्रैवल लॉग है उससे हमें पता चलता है। फाहीन हमें इस बारे में बताते हैं। चोरों का भी डर नहीं होता था रोड पर, यह भी बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं ना कहीं देखें तो इकोनॉमी अच्छी खासी थी, वेल सस्टेन्ड थी। क्योंकि चोरी और दूसरी जो ये क्राइम्स है वो जब बढ़ते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है या फिर इकोनॉमी में आप देखेंगे क्राइसिस होता है कहीं ना कहीं। सब अपने काम धंधे से लगे तो किसी को चोरी करने का टाइम नहीं है। लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं था मूवमेंट का, लोग अपने आप से साम्राज्य में कहीं पर भी आ जा सकते थे, कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं। और जो क्राइम्स हैं वो भी ना के बराबर नेग्लिजिबल क्राइम्स हुआ करते थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट
ऑब्जर्वेशन है जो कि फाइन के द्वारा बनाई गई थी कि नेग्लिजिबल क्राइम्स हुआ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम ऑफिसर्स के बारे में जान ले या फिर इंपॉर्टेंट ऑफिस के बारे में जान ले। सबसे पहले आप देखें महादंड नायक, जो कि जस्टिस डिलीवरी का काम करेंगे। आज के समय आप देखें जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उस समय उनको महादंड नायक कहा जाएगा। उसके बाद महाप्रतिहारा जो है आपके वो चीफ गार्ड्स रहने वाले हैं। ग्राम अध्यक्ष या फिर ग्रामिका जो है वो विलेज के हेडमैन होंगे। दूतकाश जो होंगे वो गिफ्ट और ग्रांट्स से एसोसिएटेड होने वाले हैं। संधि विग्रह, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। संधि आप समझते हैं, संधि मतलब अलायंस होता है, तो ये पीस और वॉर के मिनिस्टर रहने वाले हैं। किसके साथ हमें पीस मेंटेन करना है, किसके साथ लड़ाई करनी है, ये काम संधि विग्रह करेंगे। पिलुपति, ये एलिफेंट्स को हेड करने वाले, मतलब जो एलिफेंट्स का पूरा जत्था है। अश्वपति, हॉर्सेस को देखेंगे, हॉर्सेस को मैनेज करेंगे। सदी विग्रह जो है वो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होंगे, सदी विग्रह। नगर श्रेष्ठ जो है वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। नरपति जो है वो फुट शोल्डर्स को देखेंगे। रन भंडाग्र का स्टोर के इंचार्ज होने वाले। भंडार से आप देख सकते हैं, भंडाग्र का भंडार से संबंधित हो गया। उसके बाद आप देखें अक्ष पाताल अधिकृता, ये सुपरिटेंडेंट होने वाले हैं जो रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मैनेज करने वाले हैं। तो ये तमाम ऑफिशियल पोजीशंस हुआ करती थी गुप्त काल के समय पर। इकोनॉमी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो एग्रीकल्चर भी इसी समय पर अच्छा खासा बूम करेगा। साथ में आप ट्रेड और कॉमर्स भी देखेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सब फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि ये गोल्डन एज है। राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज इंश्योर करी जाती थी कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो। मेजरमेंट और लैंड का कैटेगराइजेशन भी बढ़िया तरीके से करा जाता था। जैसे आप देखें जो कल्टिवेबल लैंड है श्रेष्ठा कहा जाता था उसको, जो अनकल्टिवेबल है उसको किला या अप्रता कहा जाता था। इस तरीके से लैंड्स का भी क्लासिफिकेशन था और लैंड ओनर्स जो हैं उनकी भी क्लास हुआ करती थी, जिनको आप महतार, क्रमिका या फिर कुटुंबिका के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे उस समय। क्यों? क्योंकि लैंड जो है उसका पोजेशन या लैंड एज ए प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती थी। इसको बेचा या गिफ्ट दिया जा सकता था। लैंड टैक्स को बढ़ाया गया था और इसके साथ में आप देखें जो ट्रेड और कॉमर्स पे टैक्स था उसको कम कर दिया गया था। कुल व्यापार और द्रोण व्यापार, ये दो मेजरमेंट के तरीके हुआ करते थे, ये दो टर्म्स हुआ करते थे मेजरमेंट ऑफ लैंड के। किंग जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो जनरली 1/4 या 1/6 हुआ करता था। टोटल प्रोड्यूस का 1/4 या 1/6 होगा, 1/4 या 1/6 भाग होने वाला है। तो नए एग्रीकल्चरल टैक्सेस भी लगाए गए थे। एक आपका उपरिकारा नाम से था और दूसरा था उदरंगा नाम से। उपरिकारा जो है वो इंपोज करा जाता था टेम्पररी टेनेंट्स के ऊपर, जो किराए पे जमीन लेने वाले हैं उनके ऊपर। और उदरंगा जो है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट रूप से किस चीज के लिए लगता था ये क्लियर नहीं है, पर माना जाता है कि वाटर या फिर पुलिस टैक्स हुआ करता था उदरंगा। तो टैक्सेस के बारे में भी हमें जानकारी, जिससे हमें पता चलता है इकोनॉमी के बारे में। गोल्ड की कमी होने लगी थी, इसके बारे में भी कंफर्मेशन मिलता है। गुप्तास के बाद आप देखेंगे तो गोल्ड की कमी होने लगी थी। क्यों? ये पता चलता है क्योंकि कुशानस के बाद जो प्योरिटी है कॉइन्स की वो धीरे धीरे कम हो रही थी। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता काल में आप देखेंगे ट्रेड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है कंपैरेटिवली। पहले जितना ट्रेड था उतना नहीं होता है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है? इसका कारण था हुन्स। हुन्स ने नॉर्थ वेस्ट में जो ट्रेड थी उसको डिस्टर्ब करना चालू किया, जो रूट थी ट्रेड की उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। ट्रेड अफेयर्स अभी भी श्रेणीज के द्वारा, जो गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके द्वारा ही मैनेज करे जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है कि श्रेणीज अभी भी मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात करें सोसाइटी और रिलीजन की, तो धीरे धीरे आप देखेंगे सोसाइटी जो है वो फ्यूडलिस्टिक हो रही है। जो फ्यूडल सिस्टम यूरोप में आप देखते हैं उसी तरीके से होगा कि जो सामंत होने वाले हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होने वाले हैं, उनके पास जमीन होगी, जमीन का एक हिस्सा होने वाला है और उनके पास ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होंगे। जब भी राजा को जरूरत होगी तो वो इन्हीं लोगों को, इन सामंतों को बुलाने वाला है और अपना लड़ाई करने वाला है। साथ में ब्राह्मण्स को गिफ्ट के तौर पे जमीन दी जाने लगी, जिसको आप ब्रह्मदया अग्रहारा के नाम से जानते हैं। तो ब्राह्मण्स के पास भी अच्छी खासी जमीन आने लगी और जो फ्यूडल चीफ्स हैं उनको लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, कैश में पेमेंट नहीं करी जाती थी उनकी सर्विसेज के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी भी धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रही थी। भानुगुप्ता ने इराना या इरन इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, जिसमें फर्स्ट एविडेंस आपको सती प्रथा का भी और चाइल्ड मैरिज का भी मिलता है। चंडाला जो कि आउटकास्ट माने जाते थे, ये चार जो वर्ण सिस्टम के जो चार अलग अलग भाग हैं उनसे अलग माने जाते थे और इनका जो रिहाइश होती थी, इनका रहने का जो व्यवस्था बनाई जाती थी वो गांव से बहुत हटके, गांव से कहीं दूर बनाई जाती थी चंडालास की या फिर अनटचेबल या आउटकास्ट की सेटलमेंट्स को। वैष्णवाइट्स और शवाइट किंग्स थे, मतलब कुछ राजा ऐसे थे जो कि शिव को मानेंगे, कुछ राजा विष्णु को मानेंगे और इस हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव टेम्पल्स बनाए जाते थे, रिस्पेक्टिव जो भी डेटीज है उनके हिसाब से। भगवतिज्म मतलब जब कृष्ण वर्शिप जो होती है, लॉर्ड कृष्ण को जो वर्शिप करते हैं उनको भगवतास कहते थे और जो प्रैक्टिस है उसको भगवतिज्म कहते हैं। इसको भी वैष्णविज्म के अंदर ही आइडेंटिफाई करा जाने लगा, विष्णु के अवतार माने जाने लगा कृष्ण को।
संस्कृत जो है वो अब एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है। रॉयल इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाएंगे वो संस्कृत में लिखे जाएंगे। हालांकि इसके पहले प्राकृत पाली वगैरह चली है सातवाहनास के टाइम पे, जैसे हमने प्राकृत को देखा। आइडल्स जो है उनमें आपको देखने मिलेगा जो मूर्ति पूजा हो रही है वो एक कॉमन फीचर बन जाने वाली है। पहले इसके मूर्ति पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है, तो मंदिर में मूर्ति होगी और मूर्ति की पूजा होगी। गुप्ता किंग जो है वो अपने आप को भगवतास कहते थे, मतलब वो कृष्ण पूजा करते थे, और गरुड़ जो था उनका एम्बलम और सील में एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन चुके थे। रिलीजियस टेक्स्ट में भी एक्सटेंशन इसी समय पर होता है, इसी समय एक्सपेंड होती हैं। कौन कौन सी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो, जैसे पुराण है, महाभारत है, रामायण है, इन सब में भी आप एक्सपेंशन इसी समय पर देखने वाले हैं, इसी समय एक्सपेंशन होता है। ये देखिए यहां पर जो पिक्चर देख रहे हैं ये गुप्ता समय पर जो सील या फिर एक इंपॉर्टेंट एम्बलम में यूज करा जाने वाले गरुड़ की ये पर्टिकुलर पिक्चर है। इसके बाद आगे चर्चा होती है हमारी कि सोसाइटी में किस तरीके की व्यवस्था थी। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी अब उनको भी ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो जो ट्राइबल पहले अपने ट्राइबल गॉड्स की पूजा करा करते थे, अब वो सारी चीजें नहीं होके ये ब्राह्मण प्रैक्टिसेस को भी अपने साथ अपनी जो बेसिक प्रैक्टिसेस उसमें ऐड करने वाले हैं। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स को भी एसिमुलेट कर लिया गया था। जो फॉरेनर्स थे अब वो भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस में आ गए थे। अनटचेबिलिटी जो है उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई और ज्यादा जोर शोर से होने लगती है, और शूद्रास का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था वो इंप्रूव होता है। महिलाओं की स्थिति और ज्यादा गिरती जाती, और ज्यादा डिटेरियोरेट करती जाती गुप्त पीरियड में, और प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह भी महिलाओं को अब मिलना बंद हो जाते हैं। हालांकि स्त्री धन, मतलब जो महिला के पास जो पैसे हैं या महिलाओं के पास जो प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, वो उनका ही रहने वाला है, ये चीज वहां पर भी थी। पर्दा सिस्टम अभी तक समाज में नहीं आया है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्दा सिस्टम हमने अरब से सीखा है। तो इसके पहले अगर आप देखें तो हमारी इंडियन सोसाइटी में पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था। धर्मशास्त्र जो कि एक लॉ बुक है वो इसी पीरियड को बिलोंग करती है, और इसमें ही जो मैरिज की एज है लड़कियों की उनको और ज्यादा कम कर दिया जाता है। साथ में जो विडोज हैं, जो विधवा औरतें हैं, उनको सेलिब्रेट रहना है और उनको सफेद कपड़े पहन के और सामान्य जीवन, बहुत ही ज्यादा सादा जीवन जीना है। इस तरीके की चीजें धर्मशास्त्र में लिखी। नारद स्मृति भी लिखी जाती है जिसमें 15 प्रकार के स्लेव्स या फिर गुलाम बताए जाते हैं, और विष्टि या फिर जो फोर्स लेबर या जो बेगार है वो भी यहां पर बताया जाता है। उसके बारे में भी यहां पर जानकारी मिलती है। जो रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बंधुआ मजदूरी या बेगार करना पड़ेगा, विष्टि करनी पड़ेगी, उसकी जानकारी मिलती है। ये विष्टि इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना है। ये सवाल पूछा जा चुका है, ये एक आध दो बार आ चुका है एग्जाम में। तो विष्टि जो फोर्स लेबर होता है इसके बारे में आपको याद रखना है। विष्टि गुप्तास के समय फोर्स लेबर हुआ करता था। अब हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो गुप्त काल में भी अजंता स्कूल जो है वो फर्दर ग्रो करती रहती है। इसके साथ में बाग स्कूल भी डेवलप होती है, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका है, वहां पर डेवलपमेंट देखी जाती है। आप देखेंगे जो केव्स बनाए जाते थे बुद्धिज्म के लिए, उन केव्स की दीवारों पर अब डेकोरेशन होने वाली है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाएंगी जो कि लोकल थीम्स पर बेस्ड होती थी। कहीं पर किसी प्रिंसेस की, कहीं पर कोई और कहानी आसपास चल रही होगी तो उसके ऊपर पेंटिंग्स बना दी जाती थी। बाग केव्स भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की पेंटिंग्स आपको वहां भी देखने मिल जाएंगी। अजंता में जो फ्रेस्कोस बनाए हैं पर्टिकुलरली वहां पर आपको यक्ष, गंधर्व और अप्सरा देखने मिलते हैं, ये भी इसी समय के हैं। पेंटिंग्स के साथ में स्कल्पचर बनाने का भी काम जो है इसमें भी ग्रोथ आती है, और इसका एविडेंस आपको मिलता है अलग अलग स्टोन इमेजेस से जो इस समय पर बनाई गई थी। मेटल और स्टोन की इमेजेस बनाई जा रही हैं बुद्ध की, शिव और विष्णु की। आपको मालूम है कि मंदिर बनाना चालू हो गया था और आइडल वर्शिप भी चालू हो गई थी, तो आपको देखने मिलेगा अलग अलग प्रकार की बुद्ध, शिव और विष्णु की जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाएंगी पत्थर से एज वेल एज मेटल से भी। तो इमेज ऑफ गॉड जो है वो फर्स्ट अपीयर कब होती है? वो गुप्त काल में ही अपीयर होने वाली है। भगवान को स्वरूप देने का काम जो किया गया था वो गुप्त काल में किया गया था। साथ में मेटलर्जी की बात करें तो ब्रॉन्ज की लगभग 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की आपको प्रतिमा देखने मिलेगी ब्रॉन्ज की सुल्तानगंज में, और ये गुप्ता एज में ही होता है। गुप्ता एज में ही मेटलर्जी अपनी चरम पर पहुंचती है जब इतनी बड़ी मूर्ति बहुत ही सफाई से बनाई जा सकती है, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स वगैरह यूज करी जाती थी उससे बनाई जाती है। ये सारी लॉस्ट वैक्स टेक्निक वगैरह हम पुराने जो लेक्चर्स है उसमें देख चुके हैं जब अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे। स्तूपा और केव्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाएगा, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाएगी। जो आपने देखा अशोक के समय पर जिस तरीके से स्तूप और केव्स वगैरह बनना चालू हुए थे, बिंदुसार के समय पर, अशोक के समय पर, इसके बाद में पुष्यमित्र और सातवाहना के समय पर भी इस तरीके की चीजें हुई थी। लेकिन आप गुप्त काल में देखेंगे तो अब मंदिर ज्यादा बनने वाले हैं। नागर जो स्टाइल होती है मंदिर की, आपको मालूम है स्टाइल 3 प्रकार की है। एक विसरा स्टाइल है, एक नागर स्टाइल और एक द्रविड़ स्टाइल। नागर स्टाइल नॉर्थ में फॉलो करी जाएगी,
फिर आप थोड़ा नीचे आए तो विसरा, और साउथ में द्रविड़ स्टाइल जो है मंदिर बनाने की ये यूज करी जाती है। तो नगरा स्टाइल के टेम्पल्स आपको देखने मिलने वाले हैं गुप्त काल में, जिसमें 10 अवतार मंदिर है झांसी में उत्तर प्रदेश में, बीतरगांव टेम्पल हो गया कानपुर उत्तर प्रदेश, पार्वती टेम्पल नचना कोठारा मध्य प्रदेश में, विष्णु टेम्पल जबलपुर मध्य प्रदेश, और बाग केव्स जो है ये भी आपको देखने मिलेंगे। बाग केव्स पेंटिंग देखने मिलेगी। अगर आप चाहें बाग केव्स के बारे में जानकारी तो हम अपने YouTube चैनल पे ओनली PCS पे एक मुहिम चलाते हैं मिशन सड़क के नाम से। इस पर्टिकुलर मुहिम में हमने बाग केव्स को काफी विस्तार से चर्चा में लिया है। उसके जो भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स और लोकेशंस की जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की चीजें थी वो सब हमने नोट की है। सबसे पहले भीतरगांव का टेम्पल देख ले, किस तरीके से पूरा ईंटों के द्वारा बनाया गया है। ये पूरा मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित है। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में आपको देखने मिलता है। इसके साथ में हम बात करने वाले हैं जबलपुर में जो मंदिर बनाया गया है। जबलपुर में ये देखिए इस तरीके का विष्णु टेम्पल है, और ये 12 जो है ये आपको विष्णु टेम्पल में देखने मिलते हैं जबलपुर में। यहाँ पर आप काम दे सकते हैं जो पॉलिशिंग की गई स्टोन पे, उससे समझ में आता है गुप्त काल में स्कल्पचर या फिर स्टोन के ऊपर जो काम किया जाता था वो किस स्थिति या किस लेवल का हुआ करता था। बाग के पेंटिंग में देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो लोकल थीम्स होते हैं, आसपास की जो कथाएं होती थी उनके ऊपर पेंटिंग बना दी जाती। यहाँ पर देखेंगे आप तो 4 सखियां हैं या फिर अप्सराएं जो हैं इनकी पेंटिंग करी गई है बाग केव्स में। तो इस तरीके की अलग अलग चीजें, स्टोन स्कल्पचर्स पे काम हो रहा है, मूर्ति पे काम हो रहा है, मेटल पे, पेंटिंग पे, हर जगह आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ लिटरेचर भी डेवलप होता है। गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन एज भी माना जाता है गुप्ता पीरियड को एंशिएंट इंडिया के लिए। यहां पर आप देखें अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। पोएट्री और प्लेस भी लिखे जाएंगे, डांस म्यूजिक पे भी काम होगा, फिलॉसफी, रिलीजन, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी और एंथ्रो और एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजों पे काम होने वाला है। फिजियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पे भी काम होने वाला है। जो 9 जेम्स या नवरत्न थे कोर्ट में चंद्रगुप्त II के, जो कि एक गुप्ता राजा थे, उनके समय पर बहुत सारे एक्सपर्ट रहने वाले हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट थे, और वो अपनी अपनी राइटिंग्स अपने अपने काम करते हैं। जैसे धर्मशास्त्र है, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सारी लिखी जाती है। साथ में रामायण और महाभारत को एक्सपैंड करा जाता है। भाष्य 12 नाटक लिखने वाले हैं इसी समय पर। इसके साथ में आप देखें संस्कृत लैंग्वेज जो है वो और ही ज्यादा आभूषित हो जाती है, और ही ज्यादा ऑर्नेटेड हो जाती है, और लैंग्वेज और ज्यादा डेवलप होती है इसी समय पर। गुप्त काल में ही आप संस्कृत लैंग्वेज में एम्बेलिशमेंट्स या ऑर्नेशंस देखने वाले हैं। साइंस की बात करें तो आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्टिया लिखते हैं 499 कॉमन एरा में। इसमें आप पर्टिकुलरली देखेंगे आर्यभट्ट जो है वो मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, और दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में अपनी किताब में। यही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। आपको मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, आज आप जब ये बात सुनते हैं तो शायद आपको अजीब सी ना लगे, पर उस समय पर माना जाता था कि जो अर्थ है वो प्लेन है। साथ में ये भी माना जाता था कि जो सूरज है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। बहुत से रिलीजन जो है वो इस तरीके की मान्यता रखते थे, और अगर उनकी मान्यता के कोई खिलाफ रहता था तो उसकी जान भी ले ली जाती थी। तो उस समय के लिए ये जानकारी देना कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। उसके बाद वारामिहिर की बात करें, जो कि पंच सिद्धांतिका को कंपोज करने वाले हैं, 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स देने वाले हैं, और इसके साथ में बृहद संहिता जो कि एक ग्रेट वर्क है संस्कृत लिटरेचर में, वो भी होने वाला है। ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल, मैरिज, ओमन्स, ये जो अच्छा समय, बुरा समय, मुहूर्त, ये सारी चीजें हैं, इन सब पे भी काम करने वाले हैं। बृहद जातिका इनका स्टैंडर्ड वर्क माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में वारामिहिर का। बाघ भट्ट जो है, इनकी बात करें अगर तो ये जो चरक है उनके डिसाइपल थे। फिजिशियंस के तौर पे अगर आप देखें तो डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन थे, और आयुर्वेदा में इनका बहुत नाम था। आयुर्वेदिक सिस्टम में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। 600 कॉमन एरा की चर्चा हो रही है। इन्होंने अष्टांग हृदय या फिर हार्ट ऑफ मेडिसिन या फिर अष्टांग संग्रह, ये दोनों जो किताबें लिखी थी, टूम ऑफ मेडिसिन और हार्ट ऑफ मेडिसिन, ये दोनों किताबें लिखी गई थी बाघ भट्ट के द्वारा। महर्षि पलकप्य ये लिखते हैं हस्त आयुर्वेद। हस्त आयुर्वेद लिखा गया था हाथी के लिए, जो हाथी की बीमारियां, जो हाथी को रोग होते हैं, उसको किस तरीके से आपको मेडिकेशन और सर्जरी से ठीक करना है, इन सारी चीजों के बारे में, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में महर्षि पलकप्य ने लिखा था। भास्कर II जो है वो लीलावती लिखने वाले हैं 12th सेंचुरी में, और इसमें इंपॉर्टेंट कैलकुलस के आइडियाज दिए गए थे। कैलकुलस में आप जानते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी जो चीजें होती है, इन सब की जानकारी थी। महावीर जो है वो 9th सेंचुरी के एक मैथमेटिशियन कर्नाटक से बिलोंग करते थे, और ये राष्ट्रकूटास की कोर्ट में थे। राष्ट्रकूट जो राजा हैं अमोघ वर्ष, उनके कोर्ट में थे। ये किताब लिखते हैं गणित सार संग्रह, जो कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम से डील करता था।
तो महावीर की किताब के बारे में देखा। फिर धन्वंतरी जो है, इनके पास अच्छी खासी पकड़ थी आयुर्वेद की। कश्यपा जो है वो 7th सेंचुरी के फिजिशियन हैं जिन्होंने आयुर्वेदा को कंपाइल करा था, आयुर्वेदिक लैंग्वेज के ऊपर एक कंपेडियम या फिर एक पर्टिकुलर बुक डेडिकेट टू आयुर्वेदा, और जो भी डिजीजेस है पर्टिकुलरली विमेन और चिल्ड्रन के, इनके ऊपर काम किया था कश्यपा ने। सुश्रुत के बारे में आप जानते हैं, सुश्रुत संहिता लिखते हैं जो कि सर्जरीज के संबंध में थी। मेटलर्जी के बारे में अगर आप देखें तो उसके लिए भी काम करे गए थे। गुप्त काल में मेटलर्जी जो थी वो अपने चरम पर थी, जो हमें पता चलता है बुद्ध की जो एक प्रतिमा बनाई गई ब्रॉन्ज से उससे। इसके अलावा और भी इस तरीके के काम करे गए थे जो बड़े बड़े स्केल पे करे जाते थे। 7.5 फुट बड़ी मूर्ति उस समय पर बनाना, जबकि मॉडर्न टेक्निक्स भी नहीं थी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि आयरन पिलर जो मेहरौली दिल्ली में है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में, पिछले 1500 साल से अगर उसमें जंग नहीं लग रही है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि आज भी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। आज भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जंग लगने की या रस्टिंग की शिकायत आती रहती है। अब इसके साथ में हमने सारे राजाओं के बारे में, चाहे आप चंद्रगुप्त वन की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त टू हैं, कुमारगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, सबकी चर्चा हो गई। सबकी चर्चा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इसके साथ में हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, लिटरेचर का डेवलपमेंट सब देख लिया है। पर इसके बाद डिक्लाइन कैसे होता है गुप्तन एम्पायर का या फिर गुप्ता डायनेस्टी का, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेशन शुरू हो जाते हैं, जो हुन्स हैं उनका इन्वेशन चालू हो जाता है। जो स्कंदगुप्त के बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो काफी वीक थे और वो हुन्स के एक्सपेंशन को चेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हुन चीफ था तोरमन या फिर तोरामन, ये कॉन्कर कर लेता है बड़े हिस्से को वेस्टर्न इंडिया के, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये एक्सपैंड करता ही जाता है। जो भोपाल के पास में एरन जगह है वहां तक इसका साम्राज्य एक्सपैंड हो जाता है और गुप्ता श्रिंक होते जाएंगे और फाइनली डिक्लाइन कर जाएंगे। साथ में आपने एक और चीज देखा कि यहां पर लैंड ग्रांट्स का सिस्टम चालू हो गया था, कैश में किसी को पेमेंट नहीं करा जा रहा है, तो धीरे धीरे सामंत ताकतवर होते जाते हैं। अब सामंत अगर ताकतवर होंगे, जो फ्यूडेटरीज हैं वो ताकतवर होने वाले हैं, जिसकी वजह से राजा जो है वो कमजोर होगा, और जब राजा कमजोर होगा तो साम्राज्य कमजोर होने वाला है। जैसे आप देखें तो फ्यूडेटरीज का राइज होता है। कुशाना के फ्यूडेटरी गुप्तास थे। अब गुप्तास के जो फ्यूडेटरीज हैं जैसे यशोधर्मन मालवा में, उसके अलावा आप देखें तो ओलिकारा फ्यूडेटरी फैमिली भी राइज करेगी इसी समय, और धीरे धीरे गुप्तास की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करा जाने लगता है, और एक समय आता है कि गुप्तास का या गुप्ता डायनेस्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। साथ में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की भी बात करें, हमेशा की बात है कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके पास साम्राज्य भी होने वाला है। साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए फौज चाहिए और फौज को देने के लिए पैसा। तो यहां पर धीरे धीरे गोल्ड कॉइन्स जो है उनकी जो प्योरिटी है वो कम हो रही थी, सिल्वर कॉइन्स का यूज करा जाने लगा। गोल्ड कॉइन में आपको सोना कम अलॉय ज्यादा मिलेगा, जिसका मतलब यह है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसके साथ में आप देखने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो भी किंग्स आने वाले हैं, अब उनके पास पैसा देने के लिए नहीं होगा, वो जमीनें देने वाले हैं, लैंड ग्रांट्स देने वाले हैं, कैश पेमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से साम्राज्य और गरीब हो रहा था। वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखें जो फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था, एक समय आएगा कि हुन्स जो आएंगे वो इस रूट में खलल पैदा करने लगेंगे, वो रूट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो एकदम से धाराशायी हो जाती है, क्रिपल कर जाती है। और इस व्यवस्था के साथ, इस ट्रेड एंड कॉमर्स की व्यवस्था के साथ जो गुप्ता का एम्पायर है या गुप्ता डायनेस्टी है वो भी क्रिपल करने लगती है, वो भी कमजोर पड़ने लगती है। इसके साथ में आज क्या व्यवस्था है, आज जो करंट इवेंट्स हैं गुप्ता से संबंधित, इसकी बात करें तो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिमेन्स ढूंढ के निकाले हैं टेंपल्स के, जो कि गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते थे, 5th सेंचुरी। जैसे बिरसार टेंपल, बिरसार विलेज में आपको उत्तर प्रदेश एटा डिस्ट्रिक्ट में टेंपल्स मिलते हैं। 2 पिलर्स भी एक्सकेवेट करे गए हैं जिसमें इंस्क्रिप्शन है कुमारगुप्त वन के, जो बताते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और उनके रूल के बारे में। शंख लिपि में लिखा गया, शंख मतलब आपको मालूम है शैल या कौंश कहते हैं इसको, शंख लिपि में 5th सेंचुरी एडी के हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। साथ में महेंद्र आदित्य के नाम से भी डेसिफर करे गए हैं। महेंद्र आदित्य आपको मालूम है कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य कहा जाता था या फिर अश्वमेध महेंद्र कहा जाता था, उस नाम से भी यहां पर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि कुमारगुप्त वन ने अश्वमेध यज्ञ कराया था समुद्रगुप्त के बाद, तो इसकी जानकारी मिलती है। साथ में हमें हॉर्स का एक स्टैचू मिला है और उसमें भी इसी तरीके के सिमिलर इंस्क्रिप्शंस आपको देखने मिलते हैं, और ये आज के समय आपको लखनऊ का जो म्यूजियम है वहां पर रखा हुआ मिलता है। तो करंट इवेंट से भी हमें ये बात की पुष्टि होती है कि गुप्ता साम्राज्य था और गुप्ता के बड़े बड़े राजा थे, उनकी जानकारी हो गई। अब अगर हम बात करना चाहें कि कुछ ऑथर्स या स्कॉलर्स जो उस समय पर एग्जिस्ट करते थे और उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन पे अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले तो आप देखने वाले हैं कालिदास को, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशिया, मालविका अग्निमित्र, कुमार संभवम, रघुवंशा, मेघदूतम, ऋतु संहार और ज्योतिर्विधाभरण,
ज्योतिर्विद्याभरण, ये सारी किताबें या ये सारे जो ड्रामा और प्लेस वगैरह है ये कालिदास के द्वारा लिखे गए। कामंडका ने नीतिसार को लिखा। विशाख दत्त ने मुद्रराक्षर और देवी चंद्रगुप्तम को लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिकम को लिखा। भाष्य जो है वो लिखते हैं स्वप्न भाष्य दत्तम। ब्रह्मगुप्त लिखते हैं ब्रह्म सप्तु सिद्धांत। बारामिहिर लिखने वाले हैं पंच सिद्धांतिका, जिसमें 5 अलग अलग फील्ड्स के ऊपर, जिसमें ओमेंस की भी बात करी गई थी और साथ में आप एस्ट्रोलॉजी को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे, इन सब चीजों की चर्चा करी गई थी बारामिहिर की किताब में। बृहत संहिता इसमें एक इंपॉर्टेंट और नोटेबल काम है। धन्वंतरि की बात करें तो आयुर्वेद पे चर्चा करते हैं। सुश्रुत सर्जरी के ऊपर बात करेंगे। आर्यभट्टिया लिखते हैं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी की बात करी जाएगी और मैथमेटिक्स की बात करी जाएगी। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत भी लिखी जाती है। बागभट्ट जो है वो अष्टांग हृदय लिखेंगे। गुण अध्याय बृहत कथा लिखने वाले हैं और अमार सिम्हा लिखने वाले हैं अमार कोश। ये सारी किताबें या ये सारे जो स्कॉलरली वर्क हैं ये तमाम स्कॉलर्स के द्वारा किए गए थे। अब गुप्तास के साथ में एक उसी समय पर कंटेम्परेरी रूल करा जा रहा था डेक्कन में, सातवाहनास को रिप्लेस करके वाक्टकास के द्वारा। हमने शुरू में आपको बताया कि कुशानास को रिप्लेस करा गुप्तास ने, और फिर आपने देखा कि जो सातवाहनास है उनको रिप्लेस किया गया था वाक्टकास के द्वारा। वाक्टकास की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न महाराष्ट्र विदर्भ के इलाके में इनका राज रहने वाला है और ये लोकल पावर हैं जो कि सातवाहना को रिप्लेस करेंगे। ये भी ब्राह्मण्स थे और ये गुप्तास के कंटेम्परेरी थे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी। और इन्हीं के समय पर जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है ये फलता फूलता है। जो वैदिक सेक्रीफाइसेस है ये बहुत ज्यादा कराया करते थे। हालांकि ये बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज करने वाले हैं, एक लिबरल अप्रोच रखने वाले हैं। इसका हमें पता चलता है जब बुद्धिस्ट विहारास और चैत्य बनाए जाते हैं अजंता केव में, जो कि आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी बनाए जाते हैं वाक्टका किंग हरिसेना के द्वारा। तो बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज करा जा रहा है राजा के द्वारा। ये जानकारी भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। अजंता केव्स में बात करें तो केव नंबर 16, केव नंबर 17 और केव नंबर 19 जो है वो वाक्टका के काम के जो किस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह होती थी उस समय, उसका गजब का नमूना है। जो पेंटिंग की फील्ड में डेवलपमेंट एक्सीलेंस आई थी वाक्टका के समय पर, उसका गजब का नमूना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पेंटिंग है जो कि टाइटल्ड करी गई है महाविनिष्कर्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है जो कि अजंता केव में आपको देखने मिलती है। वाक्टका के टाइम पर यह पेंटिंग की गई थी। विदर्भ भारती नाम की एक पोयम या फिर एक लिटरेरी वर्क किया गया था जो संस्कृत में था, और इसको दूसरे भी जो पोएट्स थे उनके द्वारा काफी सराहा गया था, जैसे कालिदास, बाणभट्ट और दंदन हैं, ये काफी अप्रिशिएट करते हैं विदर्भ भारती नाम के एक लिटरेरी वर्क को। वाक्टकास की बात करें तो हालांकि हमें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पर ऐसा माना जाता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गुप्तास जैसा था। और गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं कैसा था, वो उन्होंने कुषाण से लिया और कुषाण के पहले मौर्य या फिर शुंग से, इस तरीके से वो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये चला रहे थे। जो एम्पायर है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी और प्रोविंसेस को राष्ट्र या राज्य कहा जाता था, और जो हेड होता था, जो गवर्नर होता था उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, उसको राज्य अधिकृता कहा जाता था। तो वाक्टकास में राज्य अधिकृता होने वाला है राज्य का हेड। कुछ इंपॉर्टेंट राजास की बात करें तो विंध्य शक्ति 1, रुद्रसेना और प्रवार सेना 2 और हरिसेना, ये 4 मुख्य राजा हैं वाक्टका साम्राज्य के। वाक्टका डायनेस्टी को फाउंड किया गया था विंध्य शक्ति 1 के द्वारा, जिन्होंने पुरिका के इलाके में रूल किया था। इनको क्रेडिट दिया जाता है वैदिक सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म करने का, और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स वगैरह भी ये परफॉर्म करते हैं। और इन्हीं के समय पे आप देखेंगे जो लेटर सातवाहना का जो समय था और डिटेरियरेशन था वो चल रहा था और सातवाहनास धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। रुद्रसेना 1 आता है और ये वाक्टका नंदीवर्धना ब्रांच जो है उसको फाउंड करने वाले हैं, और इसके साथ में नंदीवर्धना जो है वो नागपुर के आसपास के इलाके में रूल करते थे। सबसे ज्यादा जो वाक्टका इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो प्रवर्ण सेना 2 के समय के मिले हैं। इनको क्रेडिट दिया जाता है नए कैपिटल को फॉर्म करने का, जिसका नाम था प्रवारपुरा, और इसी प्रवारपुरा को आज के समय पुनार कहा जाता है, जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट के पास में है। हरिसेना की बात करें तो आखिरी राजा माने जाते हैं वस्तुगुल्मा लाइन के। इनको श्रेय जाता है, सारे जो भी वाक्टका ब्रांचेस थे उनको ये यूनाइट करते हैं और इसके साथ में अपनी जो टेरिटरी है उसको काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, कुंतला, अवंती, कलिंग, कौशला, कोंकण और आंध्र को जीतकर। तो एक्सपेंशन भी करने वाले हैं और यूनिफिकेशन भी करने वाले हैं हरिसेना, जो कि एक वाक्टका किंग थे और ये लास्ट वेल नोन वाक्टका किंग हुआ करते थे। और इसी के साथ में जो हमारी चर्चा है आज के सेशन की वो कंप्लीट होती है। इस पर्टिकुलर सेशन में हमने शुरू किया था आपसे कुषाण के फ्यूडेटरी गुप्ता और सातवाहना के फ्यूडेटरी वाक्टकास के बारे में जानकारी लेने से, और यहां पर हमने सारी जो जानकारी है वो हासिल कर ली है। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।